जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्ष। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। When we talk about India, when we talk about China, when we talk about Russia, तो ये पूरा का पूरा जियो पॉलिटिकल ग्राउंड है जिस पर अगले 25 वर्षों में हमें बहुत ध्यान देना है। और पिछले 250 वर्षों में क्या हुआ है उस पर हम लगातार पिछले लंबे समय से जम्बू टॉक्स कम से कम लगातार ध्यान दे रहा है। इसी विषय पर एक पुस्तक आई है प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी की, जो चीन के बारे में है, उसके अवैध अस्तित्व के बारे में है, कम्युनिज्म के बारे में है। प्रभात प्रकाशन से पुस्तक प्रकाशित हुई है, आपको अवश्य पढ़नी चाहिए। हम इस पुस्तक को आपके लिए प्रोवाइड भी करा सकते हैं और पुस्तक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा। लेकिन बेसिकली ये जो पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स क्या हैं? आखिर चीन के शुभंकर को हम ड्रैगन कहने की मूर्ता किस लिए करते हैं? कम्युनिज्म कब तक चीन को खाएगा और कब तक हम मौन साधे देखते रहेंगे? क्योंकि हमारा मौन हमारे उन आर्यों के लिए नुकसानदायक है जो कभी चीन के वासी कहलाते थे और आज हम उन्हें भूल चुके हैं। कभी पड़ोसी भारत का चीन नहीं रहा। किस कारण से? तिब्बत को माओ के कहने पर नेहरू ने चीन को सौंप दिया। ऐसा क्या हुआ? क्या हम इसका क्रम जो है वो मनमाने ढंग से बदल सकते हैं? प्रोफेसर केडिया जी की ये पुस्तक जो है ये क्या बताती है चीन के बारे में, इसके बारे में आपसे आज विशेष कार्यक्रम करने वाले हैं हम लोग। कम्युनिस्ट चीन और अवैध अस्तित्व, इस पर प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज जी अपनी बात जो है वो हम सबके समक्ष रखने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है, जम्बू टॉक्स है, जम्बू थॉट्स है, इस विचार को पूरे अधिकार के साथ में ग्रहण कीजिए। डू सब्सक्राइब द चैनल, बगल वाली घंटी बजाकर बेल आइकॉन एक्टिवेट करें जिससे हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक और शेयर करें। और मैं निवेदन करूंगा प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज जी, गुरुजी प्रणाम, कैसे हैं आप? एकदम ठीक हैं गुरुजी, आपकी आज्ञा से मैं एक और चीज यहाँ पर कहना चाहता हूँ हमारे दर्शकों के लिए, और आपकी भी सहमति मिलती है उसमें तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि हमारे कई दर्शक जब हम लिखते हैं कि बी द मेंबर ऑफ जम्बू टॉक्स, तो काफी लोग पूछते हैं कि इस मेंबरशिप इस तरीके से कैसे होगा, कैसे उसको लेना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब का मेंबर बनना अपना एक अलग तरीका है। लेकिन हमने इसका एक प्रावधान निकाला है कि आप चाहें तो हमारे मेंबर बन सकते हैं और हम एक वार्षिक सदस्यता उसके लिए रख रहे हैं। हम लोगों ने ये सोचा था कि 1100 रुपये प्रति माह के हिसाब से ये हो सकता है, और वार्षिक सदस्यता हमने 11,000 रुपए के हिसाब से रखी है। और इसका कारण मैं यहाँ पर अपने दर्शकों से साझा करना चाहूंगा कि कल जयपुर में मैं एक कार्यक्रम में गया था। इट वॉज अ पॉलिटिकल प्रोग्राम जिसमें सुधांशु त्रिवेदी जी, कपिल मिश्रा, आनंद रंगनाथन, नुपुर जय शर्मा आए हुए थे। लेकिन मैंने उस कार्यक्रम में देखा कि वो जो आयोजक थे वो भी सारे के सारे पॉलिटिकल थे। 5 स्टार होटल में वो प्रोग्राम हुआ, और जब तक हम फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी पर या किसी कॉरपोरेट पर उन पर टिकते हैं तो उनके हिसाब से हमें चलना पड़ता है। और हम उनके हिसाब से चलना अगर नहीं चाहते हैं तो हमें हमारे साथियों की आवश्यकता होगी। इसलिए हमने ये तय किया कि पिछली 2 बार जो हमने कॉन्फ्लुएंस किया 2021 में, 2022 में, इस वर्ष हम उस कॉन्फ्लुएंस का एक बड़ा पार्ट फिजिकल रूप से रखने के भी पक्ष में है और उस पर काम भी कर रहे हैं। लेकिन वो कॉन्फ्लुएंस जो आयोजित हो वो केवल और केवल हमारे दर्शकों के सहयोग से आयोजित हो, उस पर किसी पॉलिटिकल पार्टी के या किसी कॉरपोरेट का कोई प्रभाव देखने को नहीं मिले। इसके लिए हमारे जो ये वार्षिक सदस्यता वाले सदस्य होंगे, ये आप उसमें अपना सहभाग कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, और आपके साथ में मासिक रूप से हम एक वर्चुअल बैठक भी करेंगे, आपसे सलाह भी लेंगे, सुझाव लेंगे और उन सुझावों के अनुसार भी आगे चलेंगे। और इस तरीके के डिस्कशन फिजिकल रूप में आपके शहर में भी हो, ऐसा भी हमारा प्रयास रहेगा। इसलिए एक बार फिर कहता हूँ कि वार्षिक रूप से अब 11,000 रुपए की सदस्यता के साथ में हमारे सदस्य जो है बन सकते हैं। आपका क्या कहना होगा इसके बारे में गुरुजी? नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है और मेरी सभी अपने जो जुड़े हुए हैं जम्बू टॉक्स से, जो हमको देख सुन रहे हैं, हम सुनते रहे हैं, उनसे सबसे आग्रह है कि ये काम अवश्य करें। अगर आप इतनी सामर्थ्य आजकल सब में है, और हमको ये जो जम्बू टॉक्स है ये हम लोग देखते ही हैं कि ऐसे सत्य को सामने लाता है बार बार, जो सामान्यतः अन्य चैनल्स में लोग किसी कारण या तो जानते नहीं हैं या प्रस्तुत नहीं करते। देश के विषय में, दुनिया के विषय में प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी, मैं तथा अन्य लोग भी बहुत से ऐसे तथ्य लाते हैं
जो आपको अभी की किताबों में कहीं पढ़ने को नहीं मिलता, जो भारत में चलती हैं। पहली बार आपको बहुत से तथ्य इसी में मिलेंगे। ये अलग बात है कि वो सब तथ्य यूरोप के लोगों को पता है, हम वहीं की किताबों से बोलते हैं। लेकिन भारत में समाजवादी ढांचे के नाम पे जब राज्य का कंट्रोल रहा शिक्षा में, तो ये सब चीज छिपाई गई है। हो सकता है धीरे धीरे अब सामने आए 2014 के परिवर्तन के कारण, लेकिन अभी तक आई नहीं है। मोदी जी ने भी अभी ये किसी कारण नहीं किया है पहल। मैं ये नहीं कहूंगा कि साहस नहीं किया है, किसी कारण ये पहल नहीं की। तो आपको बहुत सारे तथ्य जम्बू टॉक्स पर ही सुनने को मिलेंगे, देश के विषय में भी और दुनिया के विषय में भी। इसलिए ऐसे श्रेष्ठ, सत्यनिष्ठ और राष्ट्रभक्त चैनल का सहयोग करना, इसका पोषण करना, संरक्षण करना, आगे बढ़ाना हम सबका कर्तव्य है। और इसलिए जो निधीश जी ने कहा है उसको ध्यान से सुनकर हम सबको अधिक से अधिक लोगों को, 108 ही क्यों, 1000 से अधिक लोगों को इसका संरक्षक बनना चाहिए, पैट्रन। कोई अधिक भी नहीं है, हम लोग यूं ही चाय कॉफी में आजकल उड़ा देते हैं। और 11,000 रुपये वार्षिक अभी भारत में जो मध्य वर्ग है, निम्न मध्य वर्ग तक के पास इतनी सामर्थ्य है, मध्य वर्ग के पास तो है। तो ये अवश्य करें, अधिक से अधिक संख्या में जम्बू टॉक्स के संरक्षक बने। 11,000 रुपये वार्षिक देके वो बताएंगे कि इसके कारण आपको जम्बू टॉक्स के विषय में समय समय पर प्रति महीने बैठक भी होगी, सलाह भी दी जाएगी, आपकी सलाह सुनी जाएगी, उसके अनुसार कार्यक्रमों को निर्धारित किया जाएगा, आपसे परामर्श किया जाएगा, आपकी राय ली जाएगी और आपके सुझाव के अनुसार वो विद्वानों को भी बताएंगे कि हमारे संरक्षकों की ये राय है, इसलिए थोड़ा सा उनसे निवेदन करेंगे कि बात ऐसे ढंग से रखें। तो ये एक बहुत बड़ा ज्ञान यज्ञ का कार्य होगा, पुण्य कार्य होगा, इसमें अवश्य सहयोग करें, ये मेरा अनुरोध है, आग्रह है। आपका आशीर्वाद मिल गया तो काफी है। आज के विषय में आते हैं मित्रों। ये पुस्तक है, प्रभात प्रकाशन से छपी है, आदरणीय प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी की, कम्युनिस्ट चीन अवैध अस्तित्व। ये अद्भुत क्रांतिकारी पुस्तक है। और जैसा प्रोफेसर केडिया जी का रिकॉर्ड है, इसमें एक भी शब्द अतिरंजित या अनुमान वाला या यूं ही अटकल पच्चू या थोड़ा आकर्षक बनाने के लिए नहीं कहा गया है। वो बहुत ही प्रामाणिक, एक एक शब्द, एक तो शब्दों के विषय में प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी अतिशय संवेदनशील हैं। कई बार तो मेरे ही बात कोई अगर शब्द जरा सा इधर उधर हो तो उन्हें परेशानी हो जाती है। तो उन्होंने इसमें जो जो लिखा है उसका एक एक अक्षर महत्वपूर्ण है, सत्य है। लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि इसमें जो बताया गया है, हो सकता है हमारे देश के दिग्गज राजनीतिज्ञ जानते हों, मतलब कूटनीतिज्ञ लोग, डिप्लोमेट्स शायद जानते हों, सेना के शीर्ष लोग शायद जानते हों, लेकिन न तो सेना के सामान्य लोगों को, न भारत के राजनीतिक वातावरण में सक्रिय लोगों को इसमें से कोई तथ्य पता नहीं। अगर पता होता तो जैसा अभी हम चर्चा करेंगे, जो बातें बताएंगे उससे आपको पता चलेगा कि कितनी हास्यास्पद स्थिति है। चीन के विषय में क्या क्या गप्पे हैं और क्यों रची गई हैं, कब से रची गई हैं, ये भी इन्होंने बताया है। तो इसलिए ये पुस्तक आप लोग, प्रभात प्रकाशन से प्रकाशित है, अमेजन पर भी उपलब्ध है, कम्युनिस्ट चीन अवैध अस्तित्व, प्रोफेसर कुसुमलता केडिया, ये अवश्य पढ़ें। इसमें इतनी बातें हैं कि कई घंटे के वीडियो इस पर बन सकते हैं, लेकिन मैं अभी संक्षेप में जितना समय है उसमें आपको बताऊंगा। पहली बात तो यह है कि भारत में ज्यादातर लोगों को यही नहीं पता है कि जिस देश को आज चीन के नाम से कहते हैं उसका चीन नाम किसने दिया है, क्योंकि स्वयं चीन में इसको झुआंग हुआ कहते हैं। चीन के लोग इसको चीन नहीं कहते, और यूरोप के लोग अभी 19वीं शताब्दी तक इसको कैथे कहते थे। उसके पहले मार्को पोलो के समय में इसको ग्रेटर इंडिया कहते थे। 13वीं शताब्दी में जब मार्को पोलो पोप की चिट्ठी लेके चला है कुबलई खान के नाम से, तो पोप की चिट्ठी में ऊपर ही लिखा है कि भारत के सम्राट कुबलई खान तथा अन्य भारतीय राजाओं के नाम पत्र। यानी वो कुबलई खान को भारत का सम्राट मानते हैं, क्योंकि इसको ग्रेटर इंडिया का ही एक पार्ट मानते थे। और इसको बहुत दिनों तक लोग इंडी ही कहते थे। ग्रेटर इंडी बृहत्तर भारत का स्वाभाविक अंग माना जाता था चीन, और वो लोग उसे कैथे कहते थे बहुत समय तक। ये सब इस पुस्तक में बताया है। तो बृहत्तर भारत का अंग वाली बात तो वैसे भी सत्य है, क्योंकि महाभारत में भी इसको उत्तरापथ का जनपद कहा है चीन का। और
ये बताया है कि हमारे महाभारत में तथा अन्य अनेक ग्रंथों में चीन मनुस्मृति में भी चीनी लोगों को चीन, दरद, पारद, बाहलीक, हूण, इन सबको भारतीय क्षत्रिय कहा है। ये भारत के ही लोग हैं, तो इसलिए चीन तो भारत का ही अंग रहा है। लेकिन इस यूरोप के लोग उसे तो जब भारत में बहुत ज्यादा आए, 18वीं शताब्दी से ज्यादा परिचय हुआ, पहले तो आते थे चले जाते थे 17वीं शताब्दी तक, 18वीं शताब्दी में जब ज्यादा अध्ययन किया, फिर 19वीं शताब्दी में और निकट आए, तब उन्होंने इसको चाइना कहना शुरू किया। उसके पहले यूरोप भी इसे चाइना नहीं कहता था, और ये इलाका तो स्वयं को चाइना आज भी नहीं कहता, झुआंग हुआ कहता है। तो हमारा ही दिया नाम है जो अब विश्व में चल रहा है, एक तो ये जानना चाहिए। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है जो उन्होंने बताया है कि जो मूल चीन है वो तो भारत से बहुत दूर था, प्रशांत महासागर के किनारे पर था, पैसिफिक सी के पास। और ये एक भी शब्द वो अपने मन से नहीं कहती हैं। तो ये है नेशनल ज्योग्राफिक के द्वारा प्रकाशित एटलस ऑफ चाइना। इसमें उन्होंने खुद दिखाया है कि जो मूल चीन है वो कितना छोटा सा है। कई जगह ये दिया, ये देखिए, ये है इस समय का वर्तमान इलाका जिसे अब वो चीन कहते हैं, उसमें से ये है चीन, इतना सा। ये समुद्र है, इससे सटा हुआ जरा सा इलाका, इतना ही था। और 7वीं शताब्दी ईस्वी में जब वेन्सांग आए हैं, उसके पहले और भी कई लोग जो यात्री आए हैं उनके प्रमाण देकर उन्होंने बताया है कि उन लोगों ने भी कहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं, पश्चिम जा रहे हैं। और ये कई कई बातें इसमें एक ही साथ राजनीति के, इतिहास के, कूटनीति के, उसके सत्यों का ऐसा उद्घाटन हुआ है जो भारत में लोग जानते ही नहीं। कैसे फाहियान और शुंगयुन और उसके बाद हुएनसांग, इन सब लोगों के जो यात्रा विवरण है उसमें क्या कहा गया है, हम जा रहे हैं उमा हेमवती के पवित्र देश, और हमारा सौभाग्य है, हमारे पुण्यों का उदय हुआ है, इसलिए हम उमा हेमवती के देश में जा पा रहे हैं। और फिर वो वर्णन करते हैं, तो जैसे ही अपनी सीमा जो नेशनल ज्योग्राफी में दिखाई है उसे पार करते हैं, तो बताते हैं कि अब हम चीन के पार आ गए हैं और हम वेस्ट को, पश्चिम को जा रहे हैं। अब यहाँ फिर एक हर कदम पर चाल है। वो उन्होंने बताया है कि यूरोप के लोग पहले तो दुनिया के बारे में जानते ही नहीं थे। 16वीं शताब्दी में तथाकथित जानकारी ली, उसको डिस्कवरी बोलने लगे, तो किसी एक कोने को जानते थे, भारत के भी, अमेरिका के भी, ऐसे ही धीरे धीरे 17वीं में थोड़ा और जाने। मेहनत उन्होंने बहुत की, परिश्रमी जाति हैं, लेकिन ज्ञान बिल्कुल नहीं था, क्योंकि क्रिश्चियनिटी ने उनके दिमाग को छा लिया था। क्रिश्चियनिटी पर हम लोग जब वार्ता करेंगे 3 व्याख्यानों में, तब बताएंगे कि क्रिश्चियनिटी ने यूरोप का बुद्धि मन सब किस तरह से हरा। तो वो जानते ही नहीं थे कुछ। तो इसलिए जब वो भारत के विषय में धीरे धीरे जाने, तब उन्हें दुनिया के विषय में पता चला। और मुख्य बात जो उन्होंने बताई है कि भाई इन लोगों को विद्या का कोई पुराना अभ्यास नहीं था। क्रिश्चियनिटी ने इस्लाम से भी ज्यादा विद्या को नष्ट किया था, पुस्तकालयों को जलाया था, शिक्षा को नष्ट किया था, तो वहां भीषण अज्ञान था। तो इसलिए पहली बार जब उन्होंने जाना तो उनके लिए सब चीज नई थी, लेकिन साथ ही चर्च का आवेग था कि वो एक मिशन में थे कि हमको फैलाना है। क्या फैलाना है? लाइट ऑफ जीसस, जीसस का प्रकाश। तो उसके लिए क्या करना है? प्रोपेगेंडा करना है, प्रचार करना है। तो विद्या का यूरोप में कोई परंपरा और अभ्यास ही नहीं है। वो जो कुछ लिखते हैं वो, जैसा केडिया जी बार बार कहती हैं, एजेंडा बेस्ड पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। उनका एक एजेंडा होता है कि ये ऐसे करना है, इस बार ये एजेंडा है, उसके आधारित पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, राजनीतिक प्रोपेगेंडा होता है, सत्य से लेना देना नहीं है। लेकिन 20वीं शताब्दी ईस्वी में उनको ये समझ में आ गया, 19वीं तक तो वो नशे में थे, 20वीं में पता चल गया कि दुनिया में एक से एक सभ्यताएं हैं, एक से एक ज्ञानी लोग हैं, समूह हैं। तो जो भी कहो, प्रोपेगेंडा भी करो तो ऐसे करो कि एकदम पहली ही नजर में झूठे और बदमाश नहीं दिखें। तो बड़ी मेहनत करते हैं अपने पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के लिए। यूरोप के वर्तमान लोग पिछले 100 वर्ष से बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमारे शास्त्रों की जो परंपरा रही है कि राक्षसों के भी गुण को सराहते थे, तो हम यूरोपीय ईसाइयों के इस परिश्रम की सराहना करते हैं। और वहाँ के वैज्ञानिक तो ईसाइयत के विरोधी हुए हैं, सारे ही प्रमुख दार्शनिक और वैज्ञानिक जो इधर 100-150 वर्षों में हुए हैं वो चर्च के विरोधी हैं घोर।
तो वो तो खैर बहुत ही गंभीर लोग हैं, तो उनका तो हम सम्मान करते ही हैं, लेकिन स्वयं यूरोपीय ईसाइयों ने भी परिश्रम बहुत किया है। लेकिन सबका उद्देश्य क्या है? पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। तो इससे क्या होता है, जो उनका मित्र, संभावित मित्र दिखता है, उसके पक्ष में धुआंधार प्रचार करते हैं, और जिससे उनको डर लगता है या लगता है कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं आएगा, हमारे वश में नहीं आएगा, उसके बारे में झूठा प्रचार करते हैं। तो भारत से प्रायः है जो यूरोप के दार्शनिक और वैज्ञानिक और बहुत विकसित लोग हैं, उनको छोड़ के सामान्य राजनीतिक लालसा वाले ईसाइयों को बहुत डर लगता रहा। वो डर दोनों महायुद्धों से पुष्ट हो गया कि यहाँ के सैनिकों के कारण ही इंग्लैंड और फ्रांस की रक्षा जर्मनों से हो पाई, नहीं तो जर्मन तो इनको पीस डालते। तो हम लोग जो सात्विक लोग हैं श्रेष्ठ, वो तो इससे प्रसन्न होते हैं कि अरे वाह क्या वीर है और कितना उदार है, उसके प्रति हम कृतज्ञ होते हैं। लेकिन जो वहाँ के भी सज्जन लोग हैं, वो सब भारत के प्रति कृतज्ञ हैं। लेकिन जो राजनीतिक लोग हैं, जिनको दुनिया में अपना प्रभाव फैलाने की होड़ लगी है, लालसा लगी है, वो प्रभाव कब तक टिकेगा, कब तक नहीं टिकेगा, ये वो नहीं जानते, क्योंकि उनके यहाँ ऐसी आध्यात्मिक पुस्तकें नहीं है जैसे हमारे यहाँ सभी पुराण हैं, श्रीमद् भागवत हैं, शास्त्र हैं, जिसमें बताया जाता है कि अरे किस चक्कर में पड़े हो, तुमको देख के पृथ्वी हंसती है कि मुझे जीतोगे। तो वो तो वहाँ कुछ बताया नहीं जाता, तो वो नशे में रहते हैं। तो चीन का उन्होंने बताया है कि ये तो, लेकिन पहले पुरानी बात कि वो लोग जो जब यात्रा विवरण लिखते हैं तो क्या कहते हैं, हम पश्चिम जा रहे हैं। इन्होंने ट्रांसलेशन में उसमें क्या किया है, पश्चिम को वेस्ट में डब्ल्यू बड़ा कर दिया है, जिससे लगे कि वेस्ट माने वही यूरोप ही वेस्ट है। और साधारण पाठक प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी की विशेषता यह भी है कि जो पुस्तक सामान्य व्यक्ति पढ़ेगा वो इन बारीकियों को और चालाकियों को और छल को पकड़ ही नहीं पाएगा, और वो तुरंत पकड़ लेती हैं। तो वो उसे दिखा देती हैं कि देखो अंग्रेजी अनुवाद में वेस्ट में डब्ल्यू बड़ा लिखा है, जिससे एक बार मुझे भी भ्रम हो गया और किसी को भ्रम हो जाएगा कि वो ह्यूएनसांग यूरोप जा रहा था, लेकिन वो तो चीन के लिए भारत वेस्ट है, पश्चिम है वहां से और बहुत दूर है। तो ये सब बारीकियां भी इसमें बताई गई हैं। और बीच में वो बताता है, चाहे वो खोतान पहुंचता है, तारिम घाटी पहुंचता है, तो इसका वर्णन करता है कि ये सब हिंदू क्षेत्र है। यहाँ विष्णु की, गणेश की, शिव की, कुमार कार्तिकेय की, दुर्गा माता की, जगदम्बा की बहुत सारी मूर्तियां हैं, मंदिर हैं, खोतान का, तारिम बेसिन का, सबका वर्णन करते हैं वो लोग। और फिर कहते हैं कि बस अब उमा हेमवती का वो पवित्र क्षेत्र बस थोड़ा आगे है, अभी और चलना पड़ेगा। फिर वो बीच में रुकता है, कहीं खोतान में रुकता है, कहीं तारिम घाटी में रुकते हैं। आने जाने के अलग अलग मार्ग हैं, दोनों में वर्णन करते हैं। तो इस सब का सार इसमें दिया है। अध्याय 3 और 4 में फाहियान और शुंगयुन के यात्रा विवरण में झलकता चीन, और ह्यूएनसांग के यात्रा विवरणों में चीन और भारत की स्थिति। तो उससे पता चल जाएगा कि चीन तो बहुत दूर था और बहुत छोटा था। दूसरी बात जो वो बताती हैं कि ये तो सदा पराधीन रहा है। एक तो विनम्र लोग रहे हैं बहुत, जो मूल चीनी है वो बहुत ही विनम्र हैं, और हिंदू धर्म के प्रभाव में शताब्दियों तक चीन रहा है। तो हिंदू धर्म ने उन्हें थोड़ा तेजस्वी बनाया। इसके बाद फिर बौद्ध धर्म वहां फैला तो वो फिर विनम्र हो गए। तो उससे क्या है, जो वहां के शासक हैं उनको सुविधा रही, उन्होंने शासन किया, लेकिन अच्छा शासन प्रायः नहीं कर पाए। जब से पुष्यमित्र शुंग आदि का जो प्रभाव है वो घटा, तो उसके बाद वहां के जो स्थानीय लोग थे उनको राजशास्त्र का कोई पुराना ज्ञान नहीं था कभी भी। दूर दूर बसे इलाके थे, छोटे इलाके, कहीं एक पीली नदी है उसके आसपास बसा हुआ इलाका था। जो पुराना रहा हो उसका कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि ये लोग, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि ये बताते हैं कि वो लोग जो इतिहास का बताते हैं कि चीन का ये इतिहास मिला, वो इतिहास मिला, तो वो इतना हास्यास्पद है। वो कहाँ मिला, तो कहते हैं कछुए की खाल में कुछ चिन्ह बने। उस चिन्ह की सच्चाई भी केडिया जी ने बताई है कि भाई ये चिन्ह तो ऐसा है, इसके कोई भी अर्थ हो सकते हैं। यहाँ तक कि जो उनकी लिपि आधारित, जिसे कहते हैं कि वो चित्रलिपि है, चित्रलिपि की कितनी पोल होती है ये बताया है। जैसे मान लीजिए एक लड़का सा बना दिया, तो वहां कुमार जीव गए, ये अपने मन से अटकल पच्चू आप कह रहे हैं, कोई लड़का गया। बहुत से उदाहरण दिए हैं कि लिपि तो कोई भाषा ही नहीं है ना, लिपि से तो एक ही लिपि से कम 100-200 अर्थ होते हैं। तो इसका अर्थ है कि मूल भाषा शायद वहां संस्कृत ही रही होगी और बाद में बौद्ध समय में प्राकृत पाली होगी। लेकिन ये लोग जो अभी आए हैं, ये चीन की असली भाषा और संस्कृति को छिपा रहे हैं। इस पर अपन अभी आगे और आएंगे। तो मुख्य बात यह है कि चीन की जो दशा है
वो तो दयनीय दशा है, उसका तो उद्धार करने की आवश्यकता है। तो कौन करेगा चीन का उद्धार? भारत ही करेगा। कौन भारत करेगा? जो अपने स्व पर प्रतिष्ठित है, अपनी विराटता के बारे में जिसे ज्ञान है, अपनी महान परंपरा का जिसे ज्ञान है, उसके विस्तार में। लेकिन अभी मुख्य बात क्या है कि इतना छोटा सा चीन प्रशांत महासागर के तट पर था, फिर बाद में उसे लगातार किसी न किसी ने जीता है। मंगोलों ने जीता, 7 शताब्दियों तक मंगोलों का वहां राज्य रहा। आप सभी जानते हैं, अतबला दहूण तो सब पूर्व यूरोप तक गया था। उसके बाद चिंगिस खान या चंगेज खान जिसे कहते हैं, खान जो है वो मुसलमान नहीं होते। भारत में अधिकांश लोग इस भ्रम में हैं कि मुसलमान हैं। खान के 2 अर्थ हैं, एक तो उसका अर्थ खान नहीं बल्कि हान कहते हैं लोग, हान उच्चारण जिसका अर्थ महान होता है, कोई कहते हैं कान उच्चारण है। अब असल में तो जो वहां जाए रहे वो ठीक से बताएगा। तो लेकिन ये सब मानते हैं, अंग्रेजी में भी अब ये आ गया है कि उसका अर्थ होता है द ग्रेट, महान, है ना। तो महान चंगेज खान। और कुछ का हमारे यहाँ 1-2 विदुषी हैं, उनका कहना है, वो स्वयं भी खान हैं, तो वो कहती हैं कि खन धातु से हम लोगों की उपाधि, वो हिंदू हैं, राजघराने से जुड़ी हैं, और वो कहती हैं कि खन धातु से खान बना है। उनके पिताजी भी खान कहलाते हैं, रामचंद्र खान। तो ऐसे वो लोग सब सनातन धर्म के अनुयायी हैं। तो कुबलई खान जो है, चंगेज खान हुए, उनके बाद उनका बेटा हुआ, फिर उनका पोता कुबलई खान हुआ। वो भी कुबलय है असल में, तो ये लोग कुबलई कहते हैं। कुबलय संस्कृत नाम है सब। तो कुबलय जो है वो भी एक महान सम्राट था। कुबलय खान के जो सम्राट, उसका वर्णन इन्होंने किया है मार्को पोलो ने, जो कि पोप की चिट्ठी लेकर गया था कि भारत के सम्राट के पास हम जा रहे हैं। तो कुबलय खान का बहुत सुंदर वर्णन वो करता है कि इतनी अद्भुत व्यवस्था थी कि जब मैं उस सीमा में प्रविष्ट हुआ तब से उनकी गुप्तचर व्यवस्था को पता चल गया कि मैं हूं। तो जगह जगह मुझे बच्चे की तरह संभाल कर रखा जाता था। फिर मुझे ले जाया गया, फिर वो सम्राट के सामने गया, तो सम्राट, वो कम आयु का था मार्को पोलो, तो उसको देख के बहुत खुश हुआ। और फिर बड़े विस्तार से वर्णन है। तो अभी अपने काम का इस सीमित समय में जो बता सकते हैं वो बताएंगे। तो फिर वो एक दिन, वो तो पोप ने भेजा था, तो बेचारे को, इन लोगों को, यूरोप के लोगों को अभी 20वीं शताब्दी के पहले तक तो संसार का कुछ पता ही नहीं था। अटकल पच्चू, अपनी दुनिया में मगन, जीसस जीसस, लॉर्ड जीसस, और कुछ आता ही नहीं था। तो कहा कि आप क्रिश्चियन क्यों नहीं हो जाते, लॉर्ड जीसस को क्यों नहीं स्वीकार करते? तो वो महान सम्राट कुबलय खान हंसा और उसने कहा, बेटे कोई हद नहीं है बच्चे को खिलाते हुए, हम हो जाएं, हमें तो फर्क ही नहीं पड़ता, हम इसको मानते हैं। क्योंकि वो सनातन धर्मी था। तो चाहिए बोले, हम सैकड़ों जो देवताओं की उपासना करते हैं, एक तुम्हारे जीसस को भी मान लेंगे। लेकिन बोले, अगर हमने जीसस को मान लिया तो ये जो यहाँ पंडित हैं, कश्मीरी पंडित और तिब्बत के लामा जो आए हैं, जिनको हम लोग बहुत पूज्य पंडित मानते हैं, विद्वान मानते हैं, वो नाराज हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा? तो मार्को पोलो भी बच्चा ही था, तो बोला, नहीं नहीं नहीं, आप मत बनिए। क्यों? क्योंकि ये जो करते हैं वो हमारा कोई पादरी नहीं कर पाएगा। क्या करते हैं वो? तो उसने वर्णन किया है कि इन पंडितों के पास, कश्मीर के पंडितों के पास, जो आज भी चीन में ये विद्या कुछ कुछ बची हुई है, वो मंत्र शक्ति है कि वो जब चाहते हैं, जिस क्षेत्र में चाहते हैं, वर्षा कर देते हैं। मंत्रों से आकर्षित करके, यज्ञ आदि करके वर्षा कर देते हैं। नदियों की दिशा मोड़ने का उपाय बताते हैं, फिर वहां के परिश्रमी लोग आदि मिलकर नदियों की दिशा मोड़ देते हैं। पानी, बादलों की दिशा मोड़ देते हैं, किधर बरसे। और स्वयं सम्राट के दरबार का वर्णन किया है कि जब वो, मार्को पोलो ने लिखा है, मैं खुद ही देखता था कि जब वो सम्राट बैठते थे तो उनके सामने जब भोजन परोसा जाता था तो उनके सामने जो थाली आती थी वो उड़ कर आती थी सम्राट के सामने। और उड़ कर आया, एक बार, कई परोसे में भोजन करते थे। एक बार आया, उन्होंने खाई, फिर वो उड़ के थाली चली गई, फिर दूसरी थाली आई। अपने आंख से मार्को पोलो ने लिखा है कि वो तो ऐसे थाली आती है, फिर ऐसे जाती है। तो बोले, ये तो असंभव है। और बादल वहां बरस रहे हैं, उनको हटा के इधर खींच लो, यहाँ से दूर भेज दो, यहाँ कोई कार्यक्रम हो रहा है तो यहाँ पानी नहीं बरसेगा, वहां बरसेगा। नदियों के प्रवाह मोड़ देते हैं। तो उसने कहा, ये सब तो हमारे किसी पृष्ठ के वश का नहीं है, इसलिए आप जो हो वही रहे आओ। तो ये वर्णन किया है। तो उस कुबलई खान, चिंगेज खान से लेके कुबलई खान तक ये सब कौन थे? यहाँ तक कि तैमूर भी सनातन धर्मी था। लेकिन अंत में तैमूर, क्योंकि ये लोग पुराने, ये यहाँ वो नस्ल मिलती है कि हम तो कुछ सभी देवों को मानते हैं और अतिशय उदार हैं। ऐसा होने पर
अगर बहुत दृढ़ निष्ठा नहीं हो तो कैसे कमजोर होते हैं कि तैमूर पहले सनातन धर्मी था, फिर पहली बार आया तो उसने मुसलमानों को पारसी क्षेत्र में दिल्ली तक आया और बहुत ज्यादा इधर पूरे ईरान, जिसे अब कहा जाता है ईरान वगैरह सब नए नाम हैं, इराक, ईरान, वहां तक तुर्क, बगदाद तक बहुत मारा, बहुत मारा। उसके पहले कुबले खान और चंगेज खान के समय में भी, चंगेज खान के बारे में प्रसिद्ध है कि उसने लाखों मुसलमानों को मारा, और इतना मारा कि उसमें वर्णन मिलता है, वो थोड़ा अतिशयोक्ति हो या जो भी हो, कि इतना खून बहने लगता था कि उनके घोड़ों की टाप बहते हुए खून से भीग जाती थी। उसके बाद खून जमेगा, जब जमेगा, बहुत मारा। और अगर कोई बहुत कड़ा प्रतिरोध करे तो उनकी हत्या करके वो खोपड़ियों की माला भी सजा देते थे, जिसके कारण यूरोप के लोग उसको बहुत ही राक्षस आदि कहते हैं, चंगेज खान को और सारे ही हुनों को, लेकिन ये, और मंगोलों को। लेकिन ये मंगोल महापराक्रमी, महावीर, सनातन धर्मी क्षत्रिय थे, ये किलिया जी ने बताया है। इसीलिए उन्होंने भारत पर कभी आक्रमण नहीं किया। मुसलमानों का पीछा करते करते तैमूर दिल्ली तक आया था, फिर लौट गया, क्योंकि उसके लिए ये पूज्य, मंगोलों के लिए पूज्य जगह है। तो इन मंगोलों का शासन रहा, फिर मांचुओं का शासन रहा, लगातार शुंगों का शासन रहा। तो चीन सदा ही सनातन धर्मी सम्राटों के अधीन रहा है। चीन भरतवंशियों के अधीन रहा है। उनका दास तो हम लोग उस रूप में स्लेव नहीं बनाते किसी को, लेकिन उनके अधीन रहा है, उनकी प्रजा रहा है, उनके द्वारा रक्षित रहा है। सनातन धर्म के भरतवंशी राजाओं ने ही चीन का पोषण किया है, चीन का रक्षण किया है, संरक्षण किया है। फिर मांचुओं का है, फिर उसके बाद मांचुओं के समय कैसे, बहुत सा वर्णन है पुस्तक में, संक्षेप में ही बताऊंगा। इसके बाद वहां धीरे धीरे जब ये भारत आए तो भारत से चीन भी गए। और आप सभी जानते हैं कि अफीम की खेती इन्होंने असम और बंगाल में खासकर बहुत बड़े पैमाने पर, बिहार, बंगाल में, उस समय बिहार तक था बंगाल, अंग्रेजों के हिसाब से उनकी अपनी प्रेसिडेंसी मनमानी कर देते थे। तो अफीम की खेती कराई, फिर इस अफीम को चीन में जबरन ले गए। तो चीन में अफीम का व्यापार प्रतिबंधित था, क्योंकि वहां नशा फैल रहा था। पहले शुरू में तो मुक्त व्यापार था, जब देखे कि अरे लोग नशेड़ी हो रहे हैं अफीम के, तो उन्होंने प्रतिबंधित किया। तो इन्होंने तरह तरह के षड्यंत्र से उसको झुकाना चाहा। और फिर एक बार जर्मन सेनापति के नेतृत्व में यूरोप के सारे ही ईसाई देशों की सेना एक विशेष जगह आक्रमण कर दी, बीजिंग में भी और एक और जगह जहां बक्सर लोग थे, और उनसे बहुत कई बार युद्ध हुआ। एक बार बहुत भीषण युद्ध हुआ, और जब चीनियों को पराजित कर दिया तो उनसे ये शर्त रखी, बहुत बड़ी मात्रा में, कई 1000 टन चांदी, क्योंकि वहां चांदी और सोना दोनों अलग अलग क्षेत्र हैं, तो चांदी होती थी, तो उससे हजारों टन चांदी खरीदी। लेकिन फिर वो कहीं राजा को बहुत बुरा नहीं लगे, भविष्य में प्रतिशोध नहीं ले, तो ये कह दिया कि इस चांदी से हम अपने यूनिवर्सिटी में जमा रखेंगे, अमेरिका में, अमेरिका भी शामिल था उसमें। तो उन्होंने कहा कि फिर वहाँ तुम अपने बच्चों को भेजना, तुम्हारे जो भी प्रतिभाशाली छात्र हैं वहीं भेजना, हम उनको पढ़ाएंगे, आधुनिक बना देंगे। और चीन का शासक जो है इनसे प्रभावित था, तो उसने कहा कि ठीक है। अब ये चाल, जो ईसाई पादरियों की क्या चालें होती हैं, वो भी इस पुस्तक में बताया है ना। पादरी सैमुअल बील और जोसेफ नीडम, इनकी चीन में क्या भूमिका रही है, तो वो बताया है। वो बहुत एक एक बात बड़े विस्तार से है, आप पढ़ेंगे तब जानेंगे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर अमेरिका की ट्रेनिंग से 2 तरह के चीनी विद्यार्थी, चीनी स्टूडेंट्स आने लगे। चीनी यानी झांगुआ के स्टूडेंट्स आने लगे। एक तो क्रिश्चियन ही हो गए, लेकिन सीधे क्रिश्चियन होने में खतरा था, क्योंकि क्रिश्चियंस को मूल चीनी लोग जगह जगह पीटते थे। कई बार मारा, कई बार पादरियों को मारा, कई हजार पादरियों को मारा। और फिर भी धीरे धीरे ये, जब वो समझौता हुआ अंतिम, तो इन्होंने कहा कि हमको क्रिश्चियनिटी को फैलाने दो, जैसे भारत में इस समय है। तो उसके बाद आजकल चीन में बहुत बड़ी जनसंख्या ईसाइयों की है, ये हमारे यहाँ लोग नहीं जानते, बहुत बड़ी जनसंख्या। तो सबसे पहले सन्यात सेन नाम के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, उनको ईसाई बनाया, और वो ईसाई थे। फिर उन्होंने आके यहाँ क्या कह दिया कि ये जो अभी तक हमारे शासक थे मांचू, वो विदेशी हैं, तो हमको मांचुओं से मुक्ति चाहिए। ये चर्च का इशारा था ईसाइयों का, क्योंकि मांचू तो वहां से खुले मिले थे और उनका शासन कर रहे थे, भरतवंशी थे मांचू, मंगोल और हूण और ये सब तो भरतवंशी ही हैं, मांचू भी भरतवंशी ही हैं। तो मांचुओं के शासन के विरुद्ध सन्यास सेन ने विद्रोह कर दिया, और उसने एक नेशनलिस्ट पार्टी बनाई। बाद में उसको
उसी में से चियांग काई शेक निकले। वो तो ईसाई नहीं बने थे लेकिन नेशनलिस्ट थे। तो एक नेशनलिस्ट आंदोलन चलाया, फिर और जब हो गया तो कम्युनिस्ट भी बनाए। तो कम्युनिस्टों को भी उन्होंने ही, अमेरिका ने ही और क्रिश्चियन पादरियों ने ही चीन के भीतर दो धाराएं पैदा की, नेशनलिस्ट तथाकथित राष्ट्रवाद की धारा और कम्युनिस्ट धारा। तो एक तो ये है। दूसरा वो बताते हैं कि जब महायुद्ध हुआ, प्रथम महायुद्ध में ही देख लिया था, द्वितीय महायुद्ध के समय विशेषकर जापान और जर्मनी एक साथ थे। यानी असली राजनीति कैसे चलती है ये जानना हो तो भी इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए, नहीं तो हम लोग तो पता नहीं किस काल्पनिक दुनिया में रहते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार के द्वारा नियंत्रित सोशलिस्ट दौर में सरकार के द्वारा नियंत्रित शिक्षा और मीडिया ने झूठ ही झूठ फैलाया, प्रोपेगेंडा फैलाया। तो जब जापान और जर्मनी की दोस्ती थी तो जापान से कौन लड़ेगा? तो पहले चियांग काई शेक ने कहा, चीन को कहा लड़ो, तो चियांग काई शेक लड़ रहा था। लेकिन अब यहां से शुरू होता है कि ये अमेरिकी जो लोग हैं और यूरोप के लोग भी ईसाई बुद्धि के कारण बल पाकर भी बुद्धि नहीं पाते और इसीलिए कई बार बहुत धोखा खाते हैं। तो इनके यहाँ भी कोई एकजुट समाज तो कहीं है नहीं। सबसे ज्यादा एकजुट तो हिंदू समाज है दुनिया में। तो इनके यहाँ जो वो जा रहा था सेना का अधिकारी, उसको माओ ने क्या पटाया पता नहीं, तो इसने आके कह दिया कि नहीं, माओ जो है वो अपन लोगों जैसा है, बहुत अच्छा है। अब पुराने पूरे इतिहास में नहीं जाते समय कमी से, क्योंकि प्रथम महायुद्ध में इसी प्रकार रूस में इन्होंने कम्युनिस्टों को, स्टालिन और लेनिन को किसने सहारा दिया था? अब ये भारत में लोगों को पता ही नहीं है। ये तो समझते हैं दो ब्लॉक है, एक कम्युनिस्ट है, एक पूंजीवादी है, और इनमें शीत युद्ध था। वो शीत युद्ध किस स्तर का था लेकिन किस स्तर का, और वास्तव में इनके आपस में क्या संबंध थे, ये पढ़ने के लिए भी आपको ये पुस्तक पढ़नी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा झूठ है। वास्तव में रूस में स्टालिन और लेनिन को इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका ने ही आगे बढ़ाया। क्यों बढ़ाया? क्योंकि वो जर्मनी से भी भिड़ने को तैयार थे और उन्होंने कहा था कि हम चीन को उकसाएंगे कि वो जापान को पीट दे। तो स्टालिन और लेनिन को सत्ता प्रथम महायुद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस ने स्टालिन लेनिन से कहा कि कब्जा कर लो रूस में, जार को भगा दो, जबकि जार ईसाई था। तो ये जो देश हैं ये नहीं देखते कि क्या कौन क्या है। जार ईसाई है, रिलीजन एक है, लेकिन इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका का हित किसमें है? तो अमेरिका का हित इसमें है कि ये जो स्टालिन और लेनिन हैं ये अधिक तेजी से जर्मनी से लड़ेंगे और जापान से भी लड़ने की बात कह रहे हैं, अपने चेलों से, चीन वालों से लड़वाएंगे, जापान से खुद भी लड़ेंगे, ये सब कहा। तो इसलिए उन्होंने स्टालिन और जार को अपदस्थ करने में इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका ने बहुत मदद की और स्टालिन को और लेनिन को सत्तारूढ़ कराने में। इसलिए ये जो कम्युनिस्ट रूस बना है ये मुख्यतः इंग्लैंड, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से बना है। वो लोग भी लड़ते भिड़ते थे, अपना तो करेंगे ही, लेकिन मूल सहयोग, मूल पूरा संरक्षण इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका ने दिया है। और फिर उसको बहुत बड़ा इलाका जहां वो नहीं जा पाते थे, जो हमारा इलाका था, तारिम घाटी से लेकर खोतान तक, और जिन्हें अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सब जो कहते हैं, ये जो 5 स्थान हैं, ये भारत का अंग थे 20वीं शताब्दी के शुरू तक। ये भी केडिया जी ने इसमें प्रमाण के साथ दिखाया है। तो उन्होंने कहा कि ये बड़े दुर्गम से इलाके लगते हैं। ग्रेट गेम नाम का एक राजवानी पुस्तक है, मतलब वो वहाँ रूस कब्जा चाहता था, यहाँ इंग्लैंड को लगता था कि इसको बढ़ने नहीं दो, तो बहुत दांव पेच चले, लेकिन प्रथम महायुद्ध के बाद उसने सोचा दे दो। तो स्टालिन और लेनिन को अजरबैजान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये 5 स्थान किसने दिए? कजाकिस्तान, ये दिए इंग्लैंड और फ्रांस और अमेरिका ने स्टालिन और लेनिन को। तो उसने क्या बना लिया? यूएसएसआर, है ना, सोवियत संघ उसी से बना। तो सोवियत संघ के निर्माण में किसकी मुख्य भूमिका है? संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति, इंग्लैंड का राजा या प्रधानमंत्री और फ्रांस का प्रेसिडेंट, इन लोगों ने बनवाया। अब दूसरे महायुद्ध में क्या हुआ? अभी चीन का मुख्य विषय है तो चीन पर आ जाते हैं। तो स्टालिन ने कहा कि माओ हमारा चेला है, माओ आपकी मदद करेगा। तो उन्होंने चियांग काई शेक को चीन की मुख्य भूमि से हटा दिया और वहां ताइवान भेज दिया कि वहां जाओ, फार्मोसा द्वीप में। तो वो चियांग काई शेक के साथ दगाबाजी की। चियांग काई शेक इनके लिए लड़ रहा था, मर रहा था, इन्होंने उसको नेशनलिस्ट बनाया था। सन्यास सेन का वो चेला था, सन्यास सेन ईसाई था।
और नेशनलिज्म का नारा करके मांझुओं को भगाने में उसने अभियान छेड़ दिया था। अब उसी चियांग काई शेक को कहा जाओ फार्मोसा तुरंत और यहाँ माओ को फैलने दो। तो इन्होंने माओ को द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के बाद स्टालिन के चेले माओ को कहा कि जाओ कब्जा कर लो चीन में, तो उसने कब्जा कर लिया। अब इसके बाद माओ ने इनको उसी, क्योंकि उसको बख्शीश मिली थी, स्टालिन का चेला था, स्टालिन ने वैसे बहुत अपमानित किया माओ को क्योंकि कुछ गिनता नहीं था, अपना दास या सेवक जैसा मानता था, वो अलग बात है, लेकिन था तो ये स्टालिन पर ही निर्भर, वो विषयांतर हो जाएगा। एक एक किस्से बड़े महत्वपूर्ण है। तो फिर अमेरिकी लोग गए और अमेरिकी कुछ व्यापारी गए और सैमुअल बील भी गया, फिर अंत में जोसेफ नीडम गया पादरी, और जोसेफ नीडम ने वहां सौदेबाजी की। तो अमेरिकी कंपनियां माओ के समय फैलने लगी। अब जब अमेरिकी कंपनियां फैलने लगी तो क्या किया जाए, तो पहली बार जोसेफ नीडम ने चीन की महानता का राग शुरू किया। ये सब भी इसमें है, पादरी सैमुअल बील और जोसेफ नीडम की चीन में भूमिका। और चीन की महानता का राग कब शुरू हुआ, है ना, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को रूस और अमेरिका दोनों ने क्यों बढ़ाया, ये सब इसके अध्याय हैं, इसमें बड़े विस्तार से दिया है। तो चीन की महानता का राग शुरू कर दिया, बताया ना, एजेंडा बेस्ड पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। तो वो एजेंडा के आधार पर उन्होंने चीन की महानता का राग बताना शुरू कर दिया। और यहाँ नेहरू जो है वो स्टालिन के चेले थे। तो नेहरू ने कहा स्टालिन से, नेहरू ने कहा स्टालिन से कि आप जो कहिए हम करेंगे, और हम दोनों ऐसे करेंगे कि हम अपने ढंग से भारत में कम्युनिज्म लाएंगे, यहाँ थोड़ा लोकतंत्र के साथ ही आ पाएगा क्योंकि हमको इंग्लैंड फ्रांस को भी खुश रखना है, तो कदम कदम आएगा। तो उसने कहा ठीक है, लेकिन तुम ऐसे करो कि माओ को फैलने दो। तो माओ ने तिब्बत पर आक्रमण शुरू कर दिया। दलाई लामा यहाँ भाग कर आए, उन्होंने कहा हम आपकी शरण में आए हैं, आप चलिए, हम आपके साथ संधि करते हैं। तिब्बत पर भारत का मतलब आप एक तरह से सॉवरेन होंगे, है ना, और या पैरामाउंटेसी होगी, लेकिन शासन हम लोग करेंगे, हमारा दलाई लामा का बौद्ध धर्म का वहाँ शासन रहेगा, आपसे संधि रहेगी, आप कहिए तो आपको हम आपकी पैरामाउंटेसी मान लें, सर्वोच्चता मान लें, संप्रभुता मान लें, लेकिन आप मदद कीजिए। नेहरू ने कहा नहीं 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 नहीं, तुम जाओ, मैं माओ जेडुंग मेरा मित्र है, मैं उसके विरुद्ध तुमको मदद नहीं करूंगा। तो वो लौट गए। अंत में जब माओ जेडुंग ने मार काट शुरू की तो फिर आए। तो कुछ अमेरिका का और इंग्लैंड फ्रांस का दबाव था कि इनको शरण दो, तो धर्मशाला में उनको रोक दिया। लेकिन चुपके चुपके, ये जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपको इसी पुस्तक में मिलेगा, और इसमें मनमानी नहीं है, संसद की कार्यवाही से लिया है, लेकिन उसको देखने वाली नजर चाहिए। वही संसद की कार्यवाही सब पढ़ते हैं, उसी संसद की कार्यवाही पर बहुत अच्छे लेखक है अरुण शोरी, उन्होंने अंग्रेजी में भी लिखा है, बहुत सारे उसके उदाहरण दिए हैं, लेकिन उसका अर्थ या तो संकोच में, जानते तो होंगे, बहुत प्रतिभाशाली हैं, खुल के नहीं लिखा। केडिया जी ने देशभक्त सत्यनिष्ठ धर्मनिष्ठ भारतीयों के लिए उसको सत्य को उघाड़ कर रख दिया है। तो उससे नेहरू स्वयं स्वीकार करते हैं, और अपनी लफाजी की जो आदत है उसमें कहते हैं कि नहीं नहीं, बेचारे चीनी सैनिकों को बड़ा कष्ट हो रहा है, तो उन्हें कुछ तो रसद देनी ही होगी और शस्त्र भी देना होगा। तो तिब्बत पर माओ जेडुंग की लाल सेना का कब्जा करने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने भारत से हजारों टन चावल भेजा, खाद्य सामग्री भेजी, रसद भेजी और शस्त्र भी भेजे। शस्त्र का खुलेआम स्वीकार नहीं है, लेकिन परोक्ष स्वीकार है, और ये सब संसद की कार्यवाही में अंकित है। संसद की कार्यवाही में अंकित है, लेकिन ऐसी कुशलता से बातें हुई, और मेरी समझ में नहीं आता कि उस समय जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या जनसंघ था, उस समय इसके लोग थे, तो वो संसद की कार्यवाही ध्यान से सुनते नहीं थे, या नेहरू से इतने भयभीत थे, या क्या था, किसी ने इसका अर्थ नहीं उघाड़ा। और केडिया जी ने इसमें उघाड़ के रख दिया है स्पष्ट कि जवाहरलाल नेहरू ने तिब्बत पर कब्जे के लिए माओ जेडुंग की लाल सेना को शस्त्र दिए, चावल दिए, और उनको रास्ता बताने के लिए अपने सैनिक शस्त्र का नहीं स्वीकार किया है उनको। वो बेचारे बड़े, ऐसा लिखता है नेहरू, संसद में स्वीकार करता है कि बेचारे बड़े कष्ट में है चीनी, और वो तो मर जाएंगे, तो उनको शांति से नहीं, वो चीन का ही अंग रहा है तिब्बत सदा से। उसने कहा, इन्होंने कह दिया नहीं नहीं, वो तो तिब्बत चीन का ही अंग है, और वो वहाँ वचन दिया है माओ ने कि हम शांति फैलाएंगे और अच्छे से रखेंगे। तो उनको बेचारों को, चीनी सैनिकों को बड़ा कष्ट हो रहा है फैलने में, तो हमने भारत से लोग दे दिए हैं कि उनको रास्ता बताएं।
देखिए, अब भारत की जो और संपूर्ण विश्व में जो परिभाषा है उसके अनुसार तो ये देशद्रोह माना जाएगा। भारत के हितों को नष्ट करके और भारत के धर्म संस्कृति सबसे एकात्म और साथ ही बहुत ही अच्छे पड़ोसी जो कई समय भारत का शिष्य ही रहा है, उस तिब्बत को चीन को सौंपना ही तो देशद्रोह है। लेकिन यहाँ किसी ने नहीं कहा। डॉक्टर लोहिया ने कहा था उस समय, मुझे याद है कि डॉक्टर लोहिया ने 1962 में, हम लोग बहुत उद्विग्न थे, हम युवा हो रहे थे, किशोर से 17 साल का ही था मैं, तो हम बहुत ही क्रुद्ध थे कई दिनों तक, भयंकर, बहुत से लोग बहुत क्रुद्ध थे। और जवाहरलाल नेहरू को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने खुलेआम देशद्रोही कहा था। लेकिन अन्य विरोधी दलों के नेता, उस समय के जनसंघ के लोग भी शायद दबे हुए थे या अपने को छोटा मानते थे, तो नहीं कह पाए। तो जवाहरलाल नेहरू ने वस्तुतः तो ये देशद्रोह किया, लेकिन ये कह के नहीं किया कि हम ये देशद्रोह कर रहे हैं। कहा कि हम चीन का ही अंग है तिब्बत, और चीन हमारा महान पड़ोसी, महान मित्र है, और हमारी संस्कृति, पंचशील कह दिया इसको। शत्रु को पड़ोस तक लाने में सहायता करना, भारत के मित्र देश पर कब्जा करने में सहायता करना, भारत के लिए खतरा उत्पन्न करना, इसको पंचशील कहा गया। और उसको भारत की भी बहुत बड़ी सीमा पर कब्जा करने दिया गया, जो आज तक कब्जे में है। तो खुलेआम देशद्रोह, लेकिन लफाजी में लपेट के। तो भारतीय राजनीति 75 वर्षों से वाकजाल और शब्दजाल के अंतर्गत कैसे कैसे रहस्य छिपाती रही है। और देखिए, लोकतंत्र साधारण लोगों को बहसबाजी के लिए है। वस्तुतः सत्ता के शीर्ष की बातें छिपाई ही जाती हैं दुनिया भर में। हम यहाँ, आप कहीं श्रोता लोग इस भ्रम में न पड़ जाएं कि अरे अरे हमारे यहाँ बड़ा गंदा है। अमेरिका में भी, बल्कि अमेरिका और यूरोप आदि में तो बहुत छिपाया जाता है। आप देखिए, इसीलिए वहां का मीडिया, जब उनके राष्ट्र की बात आती है तो सब एकजुट हो जाते हैं। अमेरिकी हितों को कोई अमेरिकी मीडिया चोट नहीं पहुंचाता। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, कहीं का भी मीडिया अपने देश के हितों को कभी चोट नहीं पहुंचाता। भारत का मीडिया तो बात बात में सैनिकों के प्रति उठाए गए प्रश्नों को भी उछाल देता है और खोलने की मांग करता है कि वो खोल दो असली क्या है। यानी भारत के जो सैन्य अभियान और गुप्त अभियान हैं उनको प्रकट करने का दबाव बनाना, जिससे कि शत्रु की सहायता मिले। और मुंबई में तो हमने देख ही लिया कि पाकिस्तान को एक प्रकार से पूरा मीडिया इनपुट दे रहा था कि कैसे तुम यहाँ नरसंहार करो और भयानक आतंक फैलाओ और भारत को नष्ट करो। तो हमारे यहाँ दुर्भाग्यवश ये जो समाजवाद के दौर में विकसित मीडिया कर्मी हैं, उन्होंने ये किया है। अब तो धीरे धीरे मीडिया में भी देशभक्त लोग आ रहे हैं। तो चीन की महानता का राग किसने शुरू किया? अमेरिकन पादरी जोसेफ नीडम ने पुस्तकें लिख लिख के, बहुत विशाल पुस्तकें, और साथ में फिर यूरोप के लोगों ने भी पढ़ाया। उसके पहले कोई नहीं जानता था कि चीन महान है। 19वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य तक कोई भी चीन को महान नहीं करता था। वस्तुतः 20वीं शताब्दी में ही सबसे ज्यादा हल्ला हुआ है। 1949 में जब इन्होंने माओ जेडुंग को विशाल क्षेत्र में कब्जा करने दिया, उसके बाद फिर लिपापोती के लिए चीन की महानता का राग और उस चीन को एक बताने लगे। वो चीन जो वस्तुतः प्रशांत महासागर और पीली नदी के आसपास था, उसको कहने लगे ये सब चीन है और बहुत प्राचीन है, और कोई प्रमाण नहीं मिले तो कछुए की खोपड़ी में फलानी चीज लिखी है और बांस की खपच्ची में इतिहास लिखा है। ऐसा कहीं संसार में इतिहास होता है? बांस की खपच्चियों में लिखा, कछुए की खोपड़ी में लिखा, लेकिन चल रहा है। तो भारत, चीन की महानता का राग किसने शुरू किया? पादरी सैमुअल बील और पादरी जोसेफ नीडम ने। क्यों किया? क्योंकि इनको माओ जेडुंग ने चूना लगा दिया कि हम तुम्हारी सहायता करेंगे। माओ जेडुंग के निकट क्यों गए? क्योंकि स्टालिन, जिसको इन्होंने शुरू में स्टालिन और लेनिन को बढ़ाया था, वो स्टालिन इनको आंख दिखाने लगा शक्तिशाली होके। तो इनको लगा कि अरे हमारी खिलाई, हम कहते हैं ना कि हमारी ही पाली लोमड़ी हम ही से आंख दिखा रही, ऐसे कई कहावतें हैं। तो उनको लगा अच्छा हम ही ने पहला, हम ही को आंख, तो रुको। तो चीन को बढ़ा दिया। चीन के माओ जेडुंग को बढ़ाया, चीन को नहीं, मूल चीन को नहीं, चीनी प्रजा को नहीं, चीन की प्रतिभाशाली लोगों को नहीं ढूंढा, चीन के कोई मेधावी विद्वानों को नहीं ढूंढा, एक लफंगे कमीने कुत्ते राजनीतिज्ञ को ढूंढा। कमीना कुत्ता कैसे है ये हम भी बताएंगे, उस पर बहुत पुस्तकें आ गई। और सत्तालॉजी यूट्यूब चैनल में आप देख लीजिए, माओ जेडुंग पर शैलेंद्र कुमार जी की टॉक है,
उसमें बताया है कि माओ कितना नीच था, नरपिशाच था, नरमांस भक्षी था और बहुत ही घृणित था। तो माओ जे-दुंग की चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को चीन का वास्तविक प्रतिनिधि बताकर उसका महिमा मंडन करना और इसके लिए चीन का झूठा इतिहास रचना, ये पादरी सैमुअल बील और पादरी जोसेफ नीलम ने किया और अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस ने बढ़ाया। और भारत में जवाहरलाल जो स्टालिन के चेले थे उन्होंने भी खूब फैलाया, खूब फैलाया, खूब फैलाया। कितना झूठ फैलाया है। और उससे भी बड़ी बात कि ये झूठ इतना अधिक है, हमारे विपक्षी डॉक्टर लोहिया को छोड़ के किसी विपक्षी नेता को कोई ज्ञान नहीं था। किसी भी संगठन, जो बड़े बड़े सांस्कृतिक संगठन हैं, उनको भी ज्ञान नहीं था। यहाँ तक कि केडिया जी ने एक जगह उल्लेख किया है कि अटल जी ने भी संसद में कह दिया कि हमारे पड़ोसी तो नहीं बदला करते, चीन तो हमारा पड़ोसी। अरे चीन आपका कब पड़ोसी था? ये इस पुस्तक में बताया। किसने बनाया चीन को पड़ोसी? भारत का पड़ोसी चीन को किसने बनाया? नेहरू ने चीन को भारत का पड़ोसी बनाया। नेहरू ने क्यों बनाया? क्योंकि नेहरू स्टालिन के चेले थे और स्टालिन के कहने पर माओ जे-दुंग को तिब्बत पर कब्जा करने दिया। और जो चीन बहुत दूर था, जिसको शुंगयुन और फाहियान और हुएनसांग ने बार बार कहा था कि उत्तर पश्चिम में उमा हेमवती का देश, पवित्र देश, पुण्य देश, उसके पास ला दिया। और कैसे लाया? नरपिशाचों के झुंड को। तो चीन को भारत का पड़ोसी जवाहरलाल नेहरू ने बनाया। चीन का महिमा मंडन झूठ मूठ पादरियों ने किया और साथ ही भारत में उनके चेलों ने शुरू कर दिया। यहाँ तक कि ऐसे कम्युनिस्ट थे जो उन्होंने कहना शुरू किया कि चाइना चेयरमैन हमारा चेयरमैन, चीन का चेयरमैन हमारा चेयरमैन, माओ जे-दुंग। और माओ जे-दुंग क्या था वो भी इसमें थोड़ा सा दिया है। ज़्यादा माओ जे-दुंग के बारे में जानने के लिए आपको सत्योलॉजी यूट्यूब चैनल में शैलेंद्र कुमार जी, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार की वार्ता सुननी चाहिए। माओ जे-दुंग अत्यंत घृणित नरपिशाच था। उसने चीन की संस्कृति को लंबी छलांग और सांस्कृतिक क्रांति के नाम पे नाश कर दिया। हजारों मंदिर नष्ट किए, हजारों बौद्ध विहार नष्ट किए और चीन का जो कुछ भी मूल्यवान था धर्म संस्कृति के क्षेत्र में, सबको इस नरपिशाच अपराधी माओ जे-दुंग ने नष्ट किया। और इस माओ जे-दुंग के भी भारत में चेले हैं। और विपक्षी कितने कमजोर थे, जवाहरलाल का शासन कितना एक अर्थ में कैसा दुराव छिपाव करने वाला होगा कि लोहिया जैसे परम मेधावी व्यक्ति के अतिरिक्त और कोई देख ही नहीं पाए कि ये देशद्रोह कर रहा है। और सब सोचते रहे नहीं पंचशील। नेहरू का पंचशील क्या था? अत्यंत भयंकर कम्युनिज्म को बढ़ावा देना। जवाहरलाल नेहरू ने जब गांधी जी को चिट्ठी लिखी तो उसमें भी कहा था कि शीघ्र ही, जब महायुद्ध होने वाला था 1939 में, चिट्ठी लिखी कि शीघ्र ही महायुद्ध की ज्वालाएं भड़केंगी और उसमें मैं सर्वहारा के साथ होंगे, यानी सोवियत संघ और इनके चीन के साथ होंगे। माओ जे-दुंग का साथ देने की घोषणा, स्टालिन के साथ देने की घोषणा जवाहरलाल नेहरू ने बहुत पहले कर दी थी। तो चारों ओर विश्व युद्ध की ज्वालाएं फैलेंगी और मैं उसमें सर्वहारा के पक्ष के साथ होऊंगा। तो वो तो हिंसक ज्वालाओं का जो पक्षधर व्यक्ति है वो अपने को पंचशील कह रहा है कूटनैतिक भाषा में, और शांति का पुजारी। और ये विपक्षी दल भी उसे शांति, केवल लोहिया को छोड़ के, लोहिया ने सदा कहा इसका शांति से कोई लेना देना नहीं, और ये पंचशील वगैरह सब आवरण है ये राष्ट्रद्रोह का। लेकिन बाकी सब दल आ गए पंचशील, शांति, इससे जवाहरलाल नेहरू का कोई लेना देना नहीं है। और फिर उन्होंने सिक्यांग भी दे दिया धीरे से माओ जे-दुंग को। और ये जो कश्मीर को विवादित बनाया है, वो योजना यही थी कि धीरे धीरे जो वो हिस्सा कश्मीर का है, शायद पूरा कश्मीर भी चला जाता चीन को, तो वहां से चीन फैल जाए। और हो सकता है कि भविष्य की योजना ये रही हो कि आगे चलकर हम माओ जे-दुंग की सहायता से भारत में भी कम्युनिज्म ला देंगे। वो कम्युनिज्म आता तो भयंकर मारकाट होती, लेकिन जवाहरलाल में ये पता था कि इस तरह से यहाँ जाति प्रथा है, अगर हम मारकाट करेंगे तो जिन जातियों के लोगों को मारा जाएगा वो बाद में बदला लेंगे। तो होशियार थे, डरते थे, दुविधा में थे, कई भाव हैं। तो उन्होंने उतने बड़े पैमाने पर, माओ जे-दुंग जैसे नरपिशाच नहीं थे, लोकतांत्रिक शील कुछ तो था, और उतनी बड़ी हत्या की उन्होंने कोई योजना नहीं रची। ये तो घृणित नरभक्षी राक्षस है माओ जे-दुंग। लेकिन ऐसे पिशाच की, ऐसे घृणित व्यक्ति की जो मानवता के राक्षस भी, केडिया जी राक्षस कहने में आपत्ति करती हैं। हमारे राक्षस तो एक स्तर पे देखो तो बड़े ही अन्य चीजों में
वो वही वेद को मानते थे, यज्ञ को मानते, कभी कभी विध्वंस करते थे अपने प्रतिस्पर्धी का, लेकिन कई चीजों में वो उन्होंने ये तो कभी नहीं किया कि ऐसे जो नहीं लड़ रहा है, शत्रु को लड़ाई में युद्ध में मारते थे, लेकिन जो नहीं लड़ रहा है, निरीह नागरिक हैं, उनकी जैसे सोवियत संघ में हत्या की गई कई करोड़ लोगों की, 7 करोड़ लोगों की, और जो चीन में निरीह किसान और गरीब लोगों की हत्या की गई, तो ये तो राक्षस के लक्षण नहीं, ये तो कोई घृणित कम्युनिस्ट, पैशाचिकता का पर्याय अत्यंत घृणित कोई शब्द है तो वो है कम्युनिस्ट। ये कम्युनिस्ट है, इसका मतलब ये पिशाचों राक्षसों से गया गीत बीता, बहुत ही घृणित है। तो ये इसमें उन्होंने बताया है कि चीन की महानता का राग कैसे शुरू हुआ, चीन को तिब्बत पर कब्जा कैसे करने दिया, चीन को भारत का पड़ोसी कैसे करने दिया। अब अंतिम कितने कितने हास्यास्पद हैं बहुत सी बातें। एक छोटी सी बात बता के, क्योंकि समय हो रहा है तो हम समेटेंगे, कि वहां एक शुभंकर प्रतीक है। वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने कला और उस पर बहुत एक पुस्तक लिखी है, उसमें भी वही दिया है, जिसे ये ड्रैगन बताते हैं, वो वस्तुतः एक शुभंकर प्रतीक है, और वो हमारे यहाँ भी कई मंदिरों के झरोखों में, खजुराहो वगैरह में भी मिल जाएगा। और भारत से ही वो, चूंकि भारत का शिष्य था और हिंदू धर्म था शुरू में चीन में, बौद्ध धर्म तो कम ही समय रहा, अधिकांश समय चीन हिंदू रहा है। तो वो शुभंकर प्रतीक जगह जगह घरों में बनाए जाते थे, वो शुभंकर प्रतीक है। उसको इसने, नीडम ने क्या किया, जोसेफ नीडम नामक पादरी ने कहा ये बहुत भयंकर ड्रैगन है, ड्रैगन, एक ड्रैगन है। और केडिया जी ने बताया है कि ड्रैगन को कह दिया अजगर है, अजगर के पांव होते हैं क्या? आप देख लीजिए कि वो जिसको ड्रैगन कह के दिखाते हैं उसके 2 पांव बने हैं, और वो छिपकली जैसा है, लेकिन वो वस्तुतः एक शुभंकर है, जो झरोखों में भारत में भी बनाया जाता था, कई जगह भारत के मंदिरों में भी है और चीन में भी है। तो यहाँ तक कि एक शुभंकर और कोमल प्रतीक को, जो स्वस्थ भावना पैदा करता है, जिसके प्रति कोमल भाव आते हैं, शुभ, उसको राक्षस और अजगर बता दिया। और भारत के मीडिया और बाकी लोग भी जो तथाकथित इंटेलिजेंसिया है, एकेडमिया है, वो भी उसको ड्रैगन कह रहा है। काहे का ड्रैगन? शुभंकर प्रतीक को ड्रैगन, राक्षस। और जो हमारा शिष्य देश रहा है, तो अंत में उन्होंने ये बताया है कि जो वहाँ मांचू हैं, जो मंगोल हैं, जो तिब्बती हैं, और जो मूल चीनी हैं, हान लोग हैं, इन सब की रक्षा कौन करेगा? हानों, मंगोलों, मांचुओं, तिब्बतियों, इन सब की रक्षा का दायित्व किसका है? तो भारत शासन का है। तो भारत शासन को सशक्त होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम युद्ध करें, लेकिन हम देश में वातावरण बनाएं, चीन के लोगों को आश्वस्त करें, और धीरे धीरे चीन के लोगों से मैत्री बढ़ाकर मंगोलों, मांचुओं, हानों और तिब्बतियों की, तिब्बत तो तत्काल स्वतंत्र होना चाहिए, वहां दलाई लामा की पुनः प्रतिष्ठा करें, और फिर बाद में मांचुओं और मंगोलों को भी उत्तरी, जो उनका दक्षिणी मंगोलिया है और दक्षिणी पश्चिमी मंचूरिया है, उसको उन्हें वापस मिले। और चीन तो विस्फोट के मुहाने पर बैठा है। भारत की मोदी सरकार आई है, जो बहुत ही सूझबूझ वाली सरकार है, तो हम आशा करते हैं कि चीन जल्दी ही बिखरेगा। वो चीन नहीं, चीन शब्द बार बार कह देते हैं कि डीआर जी इस पर बहुत आपत्ति करें, कम्युनिस्ट चीन, माओजे-दुंग का साम्राज्यवाद जल्दी ही बिखरे, माओजे-दुंग का पापपूर्ण साम्राज्यवाद नष्ट हो। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत में कम्युनिस्ट इंपीरियलिज्म की बात ही नहीं होती। इंग्लैंड, अमेरिका और फ्रांस के साम्राज्यवाद की बात होती है, लेकिन कम्युनिस्ट इंपीरियलिज्म तो बहुत भयंकर है। सोवियत संघ का इंपीरियलिज्म था, अब ये माओ का इंपीरियलिज्म, तो माओ के साम्राज्यवाद का, माओ के राक्षसी, पैशाचिक, क्रूरतम, नृशंसतम, नीचतापूर्ण साम्राज्यवाद का अंत हो, तिब्बत स्वतंत्र हो, मंगोल स्वतंत्र हो, मांचू स्वतंत्र हो, हान स्वतंत्र हो, ये देखना भारत सरकार का कर्तव्य है। और जब अगर हम उनसे शांतिपूर्वक और हर तरह से संबंध बनाकर, सांस्कृतिक चेतना जगाकर, उनको अपना जो संबंध है उसे पहचान कर वहाँ काम करेंगे, तो भारत की सेना सदा अपराजेय रही है, और प्रथम शुरू में युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं है। चीन स्वयं विखंडन के कगार पर बैठा है, क्योंकि जैसा घृणित पापाचार माओ ने वहाँ किया है, जिस तरह से सर्वनाश किया है वहाँ की संस्कृति का, वहाँ के मंदिरों का, वहाँ की मूर्तियों का, वहाँ के सांस्कृतिक सारे ही रीति रिवाजों का, प्रथाओं का, अवशेषों का, वहाँ के किसानों को मारा है, करोड़ों किसानों की हत्या की है, लाखों बौद्धिकों की हत्या की है, विद्वानों की हत्या की है, यहाँ तक कि अपने कम्युनिस्ट साथी भी जिन्होंने मतभेद व्यक्त किया, वो बड़ा प्रसिद्ध है कि कहा सैकड़ों फूलों को साथ साथ खिलने दो, तो बहुत से कम्युनिस्ट सोचे कि अच्छा माओ भाई शायद सुधर रहे हैं, तो बताना शुरू किया यहाँ ये अत्याचार है, वो अत्याचार है, फिर उन सबको मरवा डाला। बहुत ही नृशंस
स्वयं अपने कम्युनिस्ट मित्रों को, जिन्होंने सत्य बोला, उनको मरवा डाला। ब्लैक बुक ऑफ कम्युनिज्म में आप ये सब सत्य पा सकते हैं, जो कम्युनिस्टों ने ही कम्युनिज्म त्यागने के बाद लिखा है। ब्लैक बुक ऑफ कम्युनिज्म नामक पुस्तक के संपादक कम्युनिस्ट ही हैं, जिसमें सारे ही कम्युनिस्ट राक्षसीपन, नृशंसता, पैशाचिकता का वर्णन है। उसमें चीन का भी है, केवल चीन का नहीं है। चीन के विषय में रामस्वरूप जी बहुत पहले से भारत में बताते थे, रूस और चीन के विषय में। अशोक मेहता आदि को पता था, वो बहुत सम्मान भी करते थे। श्री अरविंद ने उस पुस्तक को अपनी आशीर्वाद दिया था कि सत्य को फैलने दो, लेकिन समाजवादी दौर में वो सत्य नहीं फैल पाया। डॉक्टर लोहिया के सिवा किसी भी बड़े नेता ने उस पाप का खंडन और उद्घाटन नहीं किया। लेकिन अब हम आशा करते हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, जो बहुत ही सूझबूझ वाले हैं, जिन्हें कूटनीति भी आती है, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तिब्बती, मंगोल, मांचू और हान तथा तुर्क भी, तुर्कमेनिस्तान आदि जो है, वो तुर्क मूलतः तो सब क्षत्रिय हैं, भारतवंशी, उनको भी स्वतंत्र करना है और उनको फिर वापस तुर्क क्षत्रिय के रूप में उनके सनातन धर्म की चेतना से जोड़ना है। इन सबको मुक्त करने में भारत के यशस्वी धर्मनिष्ठ, सत्यनिष्ठ शासन का, राष्ट्रभक्त शासन का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। और केडिया जी ने इसीलिए बताया है कि जो कम्युनिस्ट चीन है, इसका अस्तित्व अवैध है। माओ जेडुंग की सेना ने, लाल सेना, सेना भी क्या है, वो लफंगों की है, उनको लड़ने की सामर्थ्य नहीं है। भारत की सेना चाहे जब उनको दबोच लेगी, लेकिन कूटनीति से और तरीके से चलना है। कम्युनिस्ट चीन का अस्तित्व ही अवैध है, ये अवैध अस्तित्व समाप्त होना चाहिए। मोदी जी में ये सामर्थ्य है कि इस अवैध अस्तित्व को दुनिया में दिखा सकेंगे। जवाहरलाल नेहरू के देशद्रोह चाहे वो भले नहीं कहें, लेकिन जो अत्याचार हुआ है कम्युनिज्म के नाम पर चीन में, माओ जेडुंग की लाल सेना ने और तब से अब तक के लाल सेना ने जो पाप किए हैं, उनका उद्घाटन किया जाए और उस पूरे क्षेत्र से कम्युनिज्म का अवैध साम्राज्य समाप्त किया जाए। कम्युनिस्ट चीन एक अवैध अस्तित्व है, वास्तविक चीन की प्रतिष्ठा हो, वास्तविक चीन पुनः उभरे, पुनः अपने स्वाभाविक रूप को प्राप्त हो, भारत का शिष्य बने, सनातन धर्म का वाहक बने और यशस्वी हो। ये पुस्तक इस विषय में अद्भुत ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, कूटनैतिक तथ्यों को और सत्य को सामने रखती है। हम प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी को बारंबार प्रणाम करते हैं कि उनमें इतना परिश्रम, इतना स्वाध्याय, इतनी लगन, इतना साहस, इतना सच को कहने की हिम्मत और ऐसी सत्यनिष्ठा तथा तपस्या की ऐसी शक्ति है। ऐसी विदुषी लेखिका को प्रणाम। ये पुस्तक अवश्य पढ़िए, इससे आपको न केवल चीन का और जवाहरलाल नेहरू के पापों का पता चलेगा, बल्कि राजनीति और कूटनीति के बहुत से दांवपेचों के विषय में आप जान जाएंगे। आप कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के झूठे खड़े किए गए नकली युद्ध को जान जाएंगे, कोल्ड वार नामक एक नकली प्रोपेगेंडा को जान जाएंगे। कैसे ये तो व्यक्तियों की और समूहों की आपसी होड़ है, लेकिन ऐसा कोई ब्लॉक नहीं है। सारे कम्युनिज्म का पोषण तथा कथित कैपिटलिस्ट नेशंस ने ही किया है। और भारत में इतना अज्ञान किसने फैलाया समाजवाद के दौर में, ये इन्होंने बताया है। और आशा की है कि अब भारत में सत्य का प्रसार शिक्षा करेगी और संचार माध्यमों से भी अपेक्षा है कि उसमें कुछ लोग तो सत्य को फैलाने वाले और देशभक्त निकलें। और नीतीश जी को बहुत साधुवाद कि उन्होंने सत्य के प्रसार में साहस किया है, आगे आए हैं। हम प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी को प्रणाम करते हैं उनके ऐसे प्रयास और पुरुषार्थ और तपस्या के लिए। नीतीश गोयल जी को साधुवाद। आप लोग जम्बू टॉक्स चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि उसमें ऐसा सत्य आता है जो आपको विश्व के विषय में, देश के विषय में, अपने आस पड़ोस के विषय में, अपने राजनेताओं के विषय में, विश्व कूटनीति के विषय में सत्य को बताता है और भविष्य के विषय में बहुत से आश्वस्तिकर सूत्र संकेत भी देता है। नमस्कार। जी नीतीश जी दीदी, गुरुजी आपने जो बात बताई है आज कम्युनिस्ट चीन अवैध अस्तित्व के विषय में, हमने इसका लिंक जो है वो भी प्रभात प्रकाशन की जो बुक है, पुस्तक है, इसका लिंक भी हमने प्रोवाइड करा दिया है डिस्क्रिप्शन में। हमारे जो दर्शक हैं वो जाकर के सीधा इस लिंक से उस पुस्तक को परचेज भी कर सकते हैं। आने वाले कुछ समय में आपको ये पुस्तक हमारे द्वारा भी उपलब्ध कराई जा सकेगी, ऐसा भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो वो भी एक
अनुभव है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें और माऊ के बारे में शैलेंद्र जी ने इस चैनल पर भी एक पूरी वार्ता की है और माऊ के बारे में बहुत कुछ कहा है, बल्कि एक नहीं बल्कि 2 वार्ता की है। दीदी कुसुमलता खेड़िया जी के कई सारे लेक्चर्स हैं चीन के बारे में जो उन्होंने कहा है और एक तो पूरी की पूरी सीरीज़ भी है जो यूरोप के बारे में है, उससे भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिलती हैं। बिकॉज़ अल्टीमेटली जब हम यूरोप की बात करते हैं, हम लोग चाइना की बात करते हैं, तो हम लोग एक स्वाभाविक राष्ट्र भारत के उभरने के अस्तित्व की बात कर रहे हैं कि हम अपने आप में किस तरीके से एक प्राइड का, एक अभिमान का अनुभव करें और सामने वाले कौन थे। केवल पिछले कुछ समय कोई 75 साल की बात है, कोई 100 साल की बात है, कोई 150 तो कोई 270 साल की बात है। इससे पहले की अगर हम बात करें तो विश्व में अगर कोई एक देश अस्तित्व में अग्रसर की भूमिका में अग्रणी था, तो केवल और केवल भारत था। और इसीलिए हम अपने देश को स्वाभाविक राष्ट्र भारत कहते हैं। इस बात को समझना चाहिए ठीक तरीके से और उसको समझने के लिए आप जो-जो कर सकते हैं, जिन लोगों को सत्संग कर सकते हैं, सुन सकते हैं, उन्हें सुनना चाहिए। आप ज़रूर इस पुस्तक को पढ़ें। आपकी टिप्पणियाँ, आपके कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। वो गुरुजी तक पहुँचेंगे और अगली बार जब कभी चर्चा होगी तो उसके बारे में वो अपने उत्तर भी उन प्रश्नों के उत्तर भी देने का प्रयास करेंगे। आज के कार्यक्रम में इतना ही। एक बार फिर आप सभी से निवेदन करूँगा, ये जम्मू टॉक्स है और जम्मू थॉट्स है और जैसा कि हमने बताया है यू कैन बी द मेंबर ऑफ जम्मू टॉक्स और इसके लिए एक बहुत ही सामान्य सा तरीका हमने आपको बताया है। प्लीज़ आप उस तरीके के साथ में साझा करें अपने आप को। बी द मेंबर ऑफ जम्मू टॉक्स। वार्षिक सदस्यता आप ले सकते हैं ₹11,000 और आप यूपीआई आईडी, पेटीएम नंबर आपके पास में है। बैंक डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आपका ये सहयोग हमारे लिए बहुत बड़ा होगा और हम एक फिजिकल कॉन्फ्रेंस कर पाएँगे, चैनल को आगे बढ़ा पाएँगे। अपने 650 वीडियोज़ जो हैं, उनको बहुत छोटे-छोटे कट करके और छोटे-छोटे वीडियोज़ के फॉर्म में भी उसको ला पाएँगे, कुछ लोगों को अपने साथ में जोड़ पाएँगे। ऐसा आप सभी से निवेदन है। गुरुजी आपको प्रणाम करता हूँ। अपना समय आप लगातार हमारे साथ में दर्शकों के साथ में साझा करते हैं। बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका। सभी दर्शकों का बहुत धन्यवाद। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। भारत, वंदे मातरम।